हेलो बच्चों, नमस्ते। इंग्लिश ग्रामर की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। तो आज आइए इस कक्षा में हम क्वेश्चन फ्रेमिंग का जो आखिरी सेक्शन हम जो करते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलते हैं आज के टेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में हमने पहले क्वेश्चन टैग्स को पढ़ा और फिर जो है हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़े। और अब ये जो क्वेश्चन होते हैं जो WH वर्ड क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, तो वो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं बच्चों जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वर्ड की एक टैली आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं और इनके उत्तर जो है वो फैक्चुअल होते हैं। इनके उत्तर यानी इनको फैक्चुअल क्वेश्चंस भी कहते हैं क्योंकि इनके तथ्यात्मक उत्तर होते हैं। जैसे हमने टैग्स में या भी हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन में कहा कि हमें कुछ जोड़ना या फिर कुछ छोड़ना नहीं पड़ा, लेकिन इन प्रश्नों में हमें क्या है कि जो क्वेश्चन वर्ड दिए हुए हैं उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके अर्थ के अनुसार हमें कुछ चीज़ों को उसमें से छोड़ना पड़ेगा और बाकी का क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही फ्रेम होता है जैसे कि हेल्पिंग वर्ब टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ये दो आप देख रहे हैं 15 क्वेश्चन वर्ड की जो टैली है, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लें कि इनके क्या अर्थ होते हैं और इनके क्या प्रयोजन होते हैं, क्योंकि ये जो इनके यूजेज हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप ये देखें कि हु मीन्स कौन होता है और ये कर्ता जानने के लिए काम में आता है कि जब भी हम हु वाला प्रश्न बनाएंगे तो उत्तर में से हम जो है वो कर्ता को हटा देंगे। इसी प्रकार से वाई जो होता है उसमें क्यों यानी वो कारण हम हटा देंगे वहाँ से। और इसी प्रकार से व्हेन मीन्स कब होता है और समय जानने के लिए। तो ये सभी 15 जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनके अर्थ और इनके जो प्रयोजन हैं, इनके जो उपयोग हैं, ताकि आप ये पहचान सकें कि किससे कौन सी चीज़ पूछते हैं। तो ये आप अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लें उनको और लर्न कर लें। इनको लर्न करे बिना, इनको सीखे बिना आप जो है वो बिल्कुल ही आप क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद देखिए ये हेल्पिंग वर्ब हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी। 11 प्राथमिक सहायक क्रियाएं होती है और 13 मॉडल सहायक क्रियाएं होती है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। तो अब देखते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज़ें नोट करेंगे और अपनी कॉपी में नोट करके इनको अच्छी तरह लर्न भी करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत आवश्यक होती है, उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखते हैं कि क्वेश्चन जो होते हैं फैक्चुअल वो उनका पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन वर्ड से बनता है, उसमें एक क्वेश्चन वर्ड होता है पहले जिसको WH वर्ड कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब जो है वो WH वर्ड कहलाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर उसके बाद कर्ता होता है, फिर मुख्य क्रिया होती है और उसके बाद जो भी शब्द है उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। लेकिन आप ये याद रखें कि ये जो 15 क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो इनमें से ये जो 4 होते हैं हुज, विच, हाउ मैनी और हाउ मच, इनके बाद क्या सीधा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। इसके बाद जो आती है वो आती है नाउन की, जिनके लिए इनका प्रयोग होता है पहले वो नाउन लिखी जाएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आने। आगे की फ्रेमिंग तो सेम होती है, लेकिन ये नाउन आपको आइडेंटिफाई करके और जरूर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वरना आपका क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। अब देखिए तरीका क्या है इसका, कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की प्रकृति के अनुसार वांछित उत्तर को छोड़ा जाता है। तो आपको जो भी आंसर दिया होगा उसमें से सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उसका आंसर क्या बनता है, उसको जो है उत्तर में से छोड़ेंगे और बाकी का प्रश्न फ्रेम करेंगे। और फिर जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो भी है वो आप लगाएंगे। तो उसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं और अभी आज और वीडियो में पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लगाएंगे। और फिर सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार वर्ब अप्लाई करेंगे आप इसमें, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगाना बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो लगाना आप बिल्कुल ही मत भूलें। तो ये थोड़ी सी प्रक्रिया आप अपने नोट कर लें, लेकिन ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो आपके मन में हमेशा रहना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड जो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन ये जो 4 होते हैं 15 में से, तो उनके बाद जो है वो नाउन जरूर आती है। तो आपको वो भी पहचानना सीखना। मैं ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पर देखें कि कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हम इनको करके देखते हैं। तो ये मैंने जो
आंसर उसमें से डिफरेंट कलर में, जैसे रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन वर्ड दे रखा है उनका जो वांछित उत्तर है वो ये है, तो ये छोड़ दिया जाएगा और बाकी का जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। देखिए यहाँ पर व्हेन मिस होता है कब, तो कब से एक प्रश्न बनाना है और हमारा उत्तर क्या है कि ही इज गोइंग टू मार्केट एट 4 PM, ये वह 4 बजे बाजार जा रहा है। तो आप देखें कि यहाँ पर कब जा रहा है, यानी वो 4 बजे जा रहा है, तो ये जो इसका आंसर होगा जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी का क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आप जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज, तो ये हो जाएगा आपका व्हेन इज। और फिर देखिए यानी इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे हो जाती है और कर्ता पीछे हो जाता है, ये बिल्कुल एक चेंज वो क्वेश्चन में हम करते हैं। तो व्हेन इज ही, और फिर देखिए गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, तो ये प्रश्न आपसे पूछा है कि वो बाजार कब जा रहा है, तो इसका उत्तर बनता है कि ही इज गोइंग टू मार्केट एट 4 PM। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न जो हमने हेल्पिंग वर्ब टाइप फ्रेम किया था वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, लेकिन आपका जो वांछित उत्तर है वो यहाँ से छोड़ना है। फिर देखिए हाउ मिस होता है कैसे, तो दे हैव कम हियर बाय टैक्सी, तो वो टैक्सी के द्वारा यहाँ आया, तो आपसे पूछा है कि वो कैसे आया, तो ये इसका आंसर बनता है, इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो है वो हम उसी प्रकार से देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैव है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे हैव को आगे लिखेंगे, तो हाउ और उसके बाद देखिए हो जाएगा हैव और फिर कर्ता पीछे हो जाएगा, तो हाउ हैव दे कम हियर, ठीक है, यानी वो यहाँ पर कैसे आए। तो इस प्रकार से देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे कर दिया और कर्ता को पीछे कर दिया, तो बिल्कुल आसानी से जाएगी क्वेश्चन उसी प्रकार जैसे हमने हमेशा हर प्रकार के प्रश्न में ये तो होता ही है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे करना होता है, कर्ता को पीछे करना होता है। फिर आप देखें व्हाट से एक प्रश्न यहाँ बनाना है हमें, तो आई शैल लाइक मिल्क एंड ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, कि मैं नाश्ते में जो मिल्क और ब्रेड पसंद करूंगा, तो इसमें पूछा है क्या पसंद करेंगे, तो बच्चों इसका उत्तर बनता है मिल्क एंड ब्रेड, यानी ये पसंद करेंगे, तो आप इनको छोड़ देंगे। और बाकी का क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए आप यही ध्यान रखें कि हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आई आए तो इसको यू में बदल देना है, तो यू के अनुसार आप जानते हैं कि आई के साथ शैल लगेगा तो यू के साथ विल लगेगा, तो व्हाट विल यू लाइक, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि आई का यू बन गया व्हाट विल यू, और देखिए फर्स्ट फॉर्म रहेगी व्हाट विल यू लाइक इन ब्रेकफास्ट, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ये लिखें ब्रेकफास्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। फिर देखिए यहाँ पर whom से एक क्वेश्चन बनाना है और आपको आंसर ये दिया कि he will invite all his friends to party, यानी वह अपने सभी मित्रों को पार्टी में आमंत्रित करेगा, तो यहाँ पर whom यानी किस को करेगा, तो आपको इसका पहले अर्थ अच्छी तरह आना चाहिए, तो किसको यानी all his friends इसका आंसर हो गया। बाकी का क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, तो whom के बाद यहाँ पर हो जाएगा whom will he, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा whom will he invite to party, ठीक है, ये बाकी कोई चेंज नहीं करने आपको, जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है तो whom will he invite to party, तो ये जब ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है तब तो इनमें आपके लिए कोई मुश्किलें नहीं आएगी, लेकिन जब कभी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो आपको जो थोड़ा सा इसको समझना है, सीखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यदि उत्तर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं है तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो ये पूर्ववत सीखी गई चीजें ही आपके लिए कुछ नया नहीं है, आप इसको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप यहाँ देखें कि दे लर्न इंग्लिश इन द मॉर्निंग, कि वे सुबह अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप ये जानते हैं कि व्हाट मिस होता है क्या, तो आपने एक चीज अच्छी तरह नोट कर ली होगी कि आपको जो क्वेश्चन वर्ड है उसको अच्छी तरह लर्न करना है, उसके अनुसार ही उत्तर आपको समझ में आएगा, उसको ही आपको छोड़ना है। तो व्हाट यानी क्या हो गया, तो यानी वो क्या सीखता है सुबह, तो आप ये लिखेंगे यहाँ पर चूंकि फर्स्ट फॉर्म आई है यहाँ पर ये देख सकते हैं लर्न, तो हम डू लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये अच्छी तरह आप याद कर लें इस बात को। तो व्हाट और यहाँ पर हो गया डू, और फिर देखिए सब्जेक्ट हो जाएगा बाद में, तो व्हाट डू दे, और लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न ही रहेगी। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक बार डू डज डिड आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो व्हाट डू दे लर्न इन द मॉर्निंग,
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप जो है वो फ्रेम कर सकते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आपको कहा है कि आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 5 AM, यानी सुबह 5 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो व्हेन से बनाना है, तो आप ये देख सकते हैं कि व्हेन मीन्स होता है कब, यानी कब जाता हूँ। तो इसका उत्तर आप जानते हैं कि व्हेन मीन्स कब, यानी 5 बजे इसका जो है वो उत्तर हो गया। तो हम इसको हटा देंगे और बाकी का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। तो यहाँ भी देखें कि फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ पर तो आप हम क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर व्हेन डू, और आप जानते हैं कि आई है तो इसको यू में परिवर्तित कर देते हैं। तो व्हेन डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। फिर नेक्स्ट में देखते हैं कि द बॉयज लाइक मैथमेटिक्स द मोस्ट, यानी लड़कों को सबसे ज़्यादा गणित पसंद होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक यानी फर्स्ट फॉर्म आई है तो हम डू का प्रयोग करेंगे, तो विच। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जो कंस्ट्रक्शन में हमने देखा था कि विच या हुज, हाउ मैनी, हाउ मच होता है, इनके बाद एक नाउन होती है। तो यहाँ पर हमें जो है मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यानी विच सब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम लिखेंगे विच सब्जेक्ट और फिर इसके बाद यानी नाउन आ गई है कि कौन सा विषय जो है वो बॉयज लाइक करते हैं। तो फिर हम डू लिखेंगे क्योंकि उसके बाद डू आता है। तो विच सब्जेक्ट डू द बॉयज, ठीक है, फिर करता आएगा और इस प्रकार से आपको वो कंस्ट्रक्शन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। तो विच सब्जेक्ट डू द बॉयज लाइक द मोस्ट, ठीक है। इसके बाद जो है इस प्रकार से, तो ये आपका जो बन गया इस प्रकार से क्वेश्चन। ये जो आंसर है उसको छोड़ दिया हमने। अब जो नेक्स्ट इसका है कि यदि वाक्य के अंदर जो है वो जो आपको उत्तर दे रखा है उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बनेगा। तो यहाँ देखिए ही लिव्स इन जयपुर विद हिज फैमिली, तो वह जयपुर में रहता है अपने परिवार के साथ। देखिए पूछा आपसे कहाँ रहता है, इसका मतलब ये इसका जो आप नीले कलर में देख रहे हैं इसका उत्तर हो गया जयपुर में रहता है। तो बाकी का क्वेश्चन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि लिव्स यानी फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर एस लगाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डज और फिर देखिए यहाँ पर आ जाए करता वेयर डज ही, और फिर आप जानते हैं कि एक बार जब डू डज या डिड लग जाता है तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो वेयर डज ही लिव विद हिज फैमिली, ठीक है, विद हिज फैमिली। तो ये क्वेश्चन बन गया इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर देखिए मिस्टर के मीना टीचर्स अस हिंदी, तो यहाँ पर पूछा आपसे कि हिंदी कौन पढ़ाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे हु वाले प्रश्नों में आपको कोई चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ सब्जेक्ट हटाना होता है। तो ये भी आज चीज़ आप लर्न करेंगे कि इसमें हेल्पिंग वगैरह या जो भी परिवर्तन है वो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा सब्जेक्ट हटा करके जैसा वाक्य होता है बिल्कुल वैसे उसको लिख दिया जाता है, ठीक है। तो हु टीचेस अस को भी आप क्या कर सकते हैं, जो है वो यू में बदल सकते हैं। तो हु टीचेस यू हिंदी, ठीक है, यानी आपको हिंदी कौन पढ़ाता है, इस प्रकार से बन गया वाक्य। फिर देखिए नेक्स्ट ये कि राकेश गोज टू स्कूल टू प्ले गेम्स इन द इवनिंग, तो यहाँ पर देखिए वाई यानी क्यों जाता है वो, तो क्योंकि शाम को स्कूल जाता है वो खेलने के लिए, तो ये इसका आंसर बनता है। और क्योंकि यहाँ पर किया कि फर्स्ट फॉर्म में एस लगी हुई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई के बाद डज लिखेंगे और उसके बाद जो करता है आपके पास राकेश, तो ये हो जाएगा व्हाट, वाई डज राकेश गो टू स्कूल इन द इवनिंग, गो टू स्कूल इन द इवनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन सकता है। फिर देख सकते हैं हुम से एक प्रश्न पूछा आपसे कि सी लव्स हर मदर वेरी मच, यानी वह अपने माँ को बहुत प्यार करती है। तो यहाँ पर हुम यानी किस को प्यार करती है, तो हर मदर इसका आंसर हो गया। और चूंकि ऐसे इस लगा है वर्ब के अंदर, तो हुम के बाद क्या आएगा, डज आएगा और फिर उसके बाद सब्जेक्ट हुम डज सी लव वेरी मच, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जब एक बार डू डज डिड लग जाता है तो फिर फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो हुम डज सी लव वेरी मच,
ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट जो रूल इसका आप जानते हैं कि जब भी उत्तर के अंदर सेकंड फॉर्म होती है तो आप जानते हैं कि सेकंड फॉर्म हो तो हम सहायक्रिया के रूप में आप किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो बाकी फ्रेमिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे व्हाट का यहाँ प्रश्न पूछा है कि विनय वांटेड टू बी ए डॉक्टर, तो विनय डॉक्टर बनना चाहता है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि वो क्या बनना चाहता है, तो डॉक्टर इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। और बाकी को बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे व्हाट के बाद हम पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो चूंकि सेकंड फॉर्म आई तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डिड, तो व्हाट डिड। और फिर देखिए विनय यहाँ पर हो गया, तो व्हाट डिड विनय वांटेड टू बी, और वांटेड में भी आप क्या करेंगे, इसकी जो है वो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, व्हाट डिड विनय वांट टू बी, यानी विनय क्या बनना चाहता है, ठीक है। और फिर आप देखें नेक्स्ट में यहाँ पर हाउ मैनी, तो आप देखें हाउ मैनी, हाउ मच, इनके बाद एक नाउन आती है, तो ये पूछा है कि गॉट 75 मार्क्स इन मैथ्स, यानी उसे गणित में 75 अंक प्राप्त हुए। तो आप देख सकते हैं कि मार्क्स यहाँ पर नाउन हो गई, तो हाउ मैनी के बाद पहले हम क्या लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे, यानी कितने नंबर जो है उसको मिले, तो हाउ मैनी मार्क्स। उसके बाद देखिए सेकंड फॉर्म आई है गॉट, तो आप क्या लगाएंगे, डिड, तो हाउ मैनी मार्क्स डिड ही। और फिर देखिए फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हाउ मैनी मार्क्स डिड ही गेट इन मैथ्स, ठीक है, उसे गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, तो जो उत्तर है वो छोड़ दिया जाता है यहाँ पर। फिर देखिए हाउ मच, यानी कितनी जो है वो, इसमें मात्रात्मक होती है, जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनके लिए हाउ मच का प्रयोग होता है। शी टूक अ लॉट ऑफ आइसक्रीम इन द पार्टी, उसने पार्टी में बहुत सारी आइसक्रीम जो है वो खाई, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी, यानी लॉट ऑफ इसका आंसर हो गया, ये छोड़ देंगे। और सेकंड फॉर्म आई है तो हम डिड लगाएंगे, और चूंकि हाउ मच के बाद एक नाउन आनी चाहिए, तो यहाँ पर हाउ मच आइसक्रीम, यानी किसकी मात्रा पूछी है, वो पूछे आइसक्रीम की, तो हाउ मच आइसक्रीम। और उसके बाद आप क्या करेंगे, डिड लगाएंगे, तो हाउ मच आइसक्रीम डिड। और फिर देखिए सी, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड सी टेक, ठीक है, इन द पार्टी, यानी पार्टी में उसने जो है वो कितनी आइसक्रीम जो है वो खाई। वैसे टेक में से लेना होता है, लेकिन खाने के लिए भी टेक का प्रयोग करते हैं। और फिर देखते हैं विच क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है, तो आप देखें कि विच यानी कौन सा, तो दे वन द फर्स्ट मैच यस्टरडे, तो उन्होंने कौन सा मैच जीता, मैंने पहला मैच जीता। तो इसके बाद नाउन आएगी, इसके बाद ही आएगी, तो इसके बाद हम पहले लिखेंगे विच मैच, और फिर जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सेकंड फॉर्म आई है तो हम डिड लगाएंगे, तो विच मैच डिड दे वन। और देखिए वन जो है वो सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है विन, तो विच मैच डिड दे विन यस्टरडे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्वेश्चन को बिल्कुल एक फ्रेमिंग आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, पहले क्या चीज आएगी, फिर क्या चीज आएगी, और क्वेश्चन वर्ड की प्रकृति के अनुसार जो है वो आप उसका आंसर भी डिसाइड करना अच्छी तरह सीखें। फिर देखिए आपसे पूछा है कि आई वेंट टू बीकानेर विद माई ब्रदर लास्ट मंथ, यानी पिछले महीने मैं बीकानेर गया मेरे भाई के साथ। तो वेयर यानी कहाँ गए आप, तो टू बीकानेर इसका आंसर हो गया। और चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेंट यानी सेकंड फॉर्म है, तो वेयर डिड। और फिर आप देखेंगे कि आई को यू में बदलते हैं, तो वेयर डिड यू। और वेंट यानी गो की फर्स्ट सेकंड फॉर्म होती है, तो वेन डिड यू गो, यानी सॉरी वेयर डिड यू गो विद योर ब्रदर लास्ट मंथ, विद योर ब्रदर लास्ट मंथ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो केवल उत्तर बनता है उसी को छोड़ना होता है, बाकी चीजें आप छोड़ देंगे तो वो अनर्थ जो अर्थ उसका जो है वो सही नहीं बचेगा। तो आपने देखा कि पहले आपको एक क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सिर्फ इन चारों को छोड़ करके इनमें एक नाउन आती है, और फिर जो है कर्ता लिखें। फिर वर्ब का बहुत ध्यान रखें, और ये बस आपको ध्यान रखना है जब कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वही आती है सब्जेक्ट पहले, लेकिन यदि डू या डज या डिड आ रहा है तो उसके बाद क्या करना है आपको, हमेशा इसके बाद में जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, और इनका कैसे प्रयोग करना है वो भी मैंने आपको बता दिया अच्छी तरह। तो मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा है, और चूंकि
क्वेश्चन टैग्स और हेल्पिंग वर्ब करने के बाद ये कोई फ्रेमिंग में ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको ये सीखना है कि क्वेश्चन वर्ड की जो प्रकृति है वो क्या चाहता है, वो आंसर आपको छोड़ना सीखें वहाँ से, और बाकी को फ्रेम कैसे किया जाता है ये भी सीखें। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह देख लें, और बाकी आप पंक्चुएशन संबंधी गलती जो है वाक्य में बिल्कुल ही नहीं करें, जैसे क्वेश्चन मार्क लगाना या छोटे बड़े अक्षरों को लिखना, स्पेलिंग वगैरह, ये कोई मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आप लगातार पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।